स्टीव जॉब्स का रियल नेम अब्दुल लतीफ़ जंडाली था और इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनका नाम अब्दुल लतीफ़ जंडाली से स्टीव जॉब्स कैसे बदल गया और फिर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के साथ साथ 2 और कंपनीज कौन सी बनाई जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। और क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को स्टार्ट करने से पहले इंडिया का ट्रिप क्यों लिया था और इंडिया में उन्होंने कौन सी ऐसी चीज़ें सीखी थीं जिसकी वजह से उन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। और एप्पल को इतना बड़ा बनाने के बाद और इतनी सक्सेस दिलाने के बाद आखिरकार स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी से ही क्यों निकाल दिया था। तो इन सभी राजों से हम करेंगे इस वीडियो में पर्दाफाश। असल में स्टीव जॉब्स की रियल मदर, जो इनकी बायोलॉजिकल मदर थी जिन्होंने इनको जन्म दिया था, वो एक अमेरिकन स्टूडेंट थी और उनका नाम था जॉनी स्कैबल और वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से। और वहाँ इनकी मुलाकात हुई अब्दुल फतेह अल जंडाली से, जो कि एक सीरिया की अमीर अरब फैमिली से बिलोंग करते थे। इन दोनों की काफ़ी रिलेशनशिप अच्छी रही और इन दोनों ने फैसला किया एक दूसरे से शादी करने का। जॉनी स्काइबल यानी कि स्टीव की मदर जो थी वो एक अमेरिकन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी और उनके फादर अब्दुल फतेह अल जंडाली जो थे वो एक सीरियन इमिग्रेंट थे और इसी वजह से इनकी फैमिली के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव रहता था। और तभी दोस्तों सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में 24 फरवरी 1955 में जॉनी और अब्दुल फतेह के यहाँ एक बेटा जन्म लेता है जिसका ये नाम रखते हैं अब्दुल लतीफ़ जंडाली। लेकिन इनकी फैमिलीज अभी भी इनके खिलाफ थीं और इनके सामने काफ़ी ज़्यादा अड़चनें थीं। अब्दुल फतेह के पेरेंट्स इस बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और साथ ही साथ जो जॉनी थी उनकी भी फैमिली, उनके फादर इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ होते हैं क्योंकि अब्दुल फतेह की जो फैमिली थी वो अपोजिशन में थी, तो वो इसके लिए साफ इनकार कर देते हैं। कल्चर और फैमिली इश्यूज़ की वजह से इन दोनों के सामने जो परेशानियां थीं उसको देखते हुए ये दोनों फैसला करते हैं कि ये अपने बेटे को एडॉप्शन के लिए दे दें। अब वो किसी ऐसे पेरेंट्स की तलाश में थे जो कि उनके बेटे को अच्छी हाई एजुकेशन भी प्रोवाइड करें, उनको कॉलेज भी भेजें और उनका काफ़ी ध्यान रखें। तभी इनकी मुलाकात होती है पॉल और क्लैरा जॉब्स से। उन्होंने अब्दुल को गोद लेने का फैसला किया और अब्दुल के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी कि जॉनी और अब्दुल फतेह, इन दोनों को भरोसा दिलाया, इन दोनों को प्रॉमिस किया कि ये अब्दुल को ज़रूर कॉलेज भेजेंगे और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। दोस्तों पॉल और क्लैरा जॉब्स ये दोनों खुद ग्रेजुएटेड नहीं थे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं विश्वास दिलाया अब्दुल फतेह को और जॉनी को कि ये उनके बेटे को हाईली एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ये सबसे बेस्ट एजुकेशन देंगे। तो इस बारे में वो बिल्कुल निश्चित रहें, बिल्कुल बेफिक्र रहें, इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं आएगी। जॉनी और अब्दुल फतेह ये दोनों ही इस चीज़ से एग्री करते हैं और आखिरकार पॉल और क्लैरा जॉब्स स्टीव को गोद ले लेते हैं। और अब उनका नाम क्योंकि अब्दुल लतीफ़ जंडाली था तो वो अब्दुल लतीफ़ जंडाली से उनका नाम चेंज कर अपने नाम पर रख देते हैं स्टीव पॉल जॉब्स। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। जब स्टीव 6-7 साल के ही थे तभी उनके पेरेंट्स यानी कि क्लैरा जॉब्स और पॉल ने उनको बता दिया था कि उनको अडॉप्ट किया गया है और उन दोनों ने स्टीव से कोई भी बात छुपाई नहीं, बल्कि उनको साफ साफ बता दिया कि उनको अडॉप्ट किया गया था और हमने तुम्हें गोद लिया था। स्टीव भी ये सब जानकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे, बहुत निराश रहते थे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन उनके पेरेंट्स ने यानी कि पॉल और क्लैरा जॉब्स ने उनको विश्वास दिलाया कि वो एक ऐसे बच्चे हैं जिनको चुना गया है, उनको उनकी मर्जी से अडॉप्ट किया गया था और अब वही उनके पेरेंट्स हैं जो हमेशा हमेशा के लिए उनका पूरा ख्याल रखेंगे। स्टीव अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी कि जॉनी और अब्दुल फतेह से ज़िंदगी में काफ़ी बार मिले थे। वो अक्सर जॉनी स्काइबेल जो कि उनकी बायोलॉजिकल मदर थी उनसे भी मिलने जाते थे और वहाँ जॉनी स्काइबेल और अब्दुल फतेह जो थे उनकी भी फैमिलीज राज़ी हो गई थी उनके रिश्ते के लिए और अब वहाँ पर उन्होंने एक और बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम उन्होंने रखा था मोना सिम्पसन। अब क्योंकि स्टीव भी अपने माँ बाप के इकलौते ही थे, उनका कोई भाई बहन नहीं था उनके साथ, इस वजह से वो मोना सिम्पसन को अपनी रियल सिस्टर ही समझते थे और हमेशा उनके साथ खेला करते थे और उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे, यहाँ तक कि मरते दम तक उनको अपनी सगी बहन ही बनाकर रखा। दोस्तों स्टीव अपने बचपन से ही बहुत क्यूरियस नेचर के थे, उनको हर चीज़ में घुसना और हर चीज़ को बारीकी से देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। दोस्तों अपनी इसी शौक की, इसी आदत की वजह से उन्होंने एक बार बचपन में जहर खा लिया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि इसको खाकर होता कैसा है और इंसान को महसूस क्या होता है। और उनकी इसी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंच गए थे और डॉक्टर्स ने बहुत मुश्किल से उनकी जान बचाई थी।
दोस्तों कुछ टाइम बाद ही स्टीव जॉब्स की फैमिली सैन फ्रांसिस्को से शिफ्ट होकर कपर्टिनो पहुंच गई थी और वहां पर उनकी स्कूली शिक्षा जो थी स्टडी वो स्टार्ट हुई। उनका स्कूल में कुछ खास मन नहीं लगता था और इस वजह से वो स्कूल में ही कुछ न कुछ शरारत करते रहते थे और इन्हीं शरारतों के चलते एक बार तो उन्होंने अपनी टीचर के सीट के नीचे ही बम लगा दिया था, जिसकी वजह से उनको बहुत स्कूल में डांट भी पड़ी थी और कई बार उनको स्कूल से घर भेज दिया जाता था। लेकिन उनके पेरेंट्स उनको कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। दोस्तों स्टीव जब 4th स्टैंडर्ड में थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लास में बोर होते रहते थे और इस चीज़ को देखते हुए उनकी टीचर ने उन पर ख़ास फोकस करा तो उनको पता चला कि ये जो बच्चा है इसके लिए 4th स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा इजी है। तो टीचर ने स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स को बुलाया और उनको सजेस्ट किया कि इनको 4th क्लास से हम 6th क्लास में प्रमोट कर देते हैं। उनके पेरेंट्स भी इस बात पर एग्री करते हैं और उनको 4th क्लास से डायरेक्ट 6th क्लास में प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन स्टीव जॉब्स बताते हैं कि उनकी स्कूल लाइफ कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, बहुत बोरिंग सी लाइफ थी उनकी स्कूल में। स्टीव जॉब्स क्योंकि सिलिकॉन वैली में ही पल बढ़ रहे थे तो उनके आसपास ज़्यादातर इंजीनियर ही रहा करते थे। अब क्योंकि उनके आसपास इंजीनियर रहते थे तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई उस टाइम के सबसे बड़े इंजीनियर से जिनका नाम था लैरी लैंग। लैरी लैंग जो थे वो आगे चलकर स्टीव जॉब्स के मेंटर भी बने और स्टीव जॉब्स को उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। स्टीव जॉब्स अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि लैरी लैंग ने उनको इतना कुछ सिखाया था जो उन्होंने बाकी कहीं पर नहीं सीखा। स्टीव जॉब्स को लैरी लैंग अक्सर कई एक्सपेरिमेंट्स दिखाते थे, अपनी चीज़ें दिखाते थे, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कराते थे और लैरी लैंग ने यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स को ही बताया था कि टेलीविज़न और रेडियो कैसे काम कर सकते हैं और ना सिर्फ इतना बल्कि बताया कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। वो उसको बनाकर भी दिखाते थे और काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी करते थे। 17 साल की उम्र में ही स्टीव जॉब्स ने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया था और उनके पेरेंट्स ने क्योंकि उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि वो सबसे अच्छे कॉलेज में ही उनका एडमिशन कराएंगे, इस वजह से उन्होंने उस शहर के सबसे बड़े कॉलेज में स्टीव का एडमिशन कराया। लेकिन ये चीज़ स्टीव को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती थी और उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट करने का फैसला किया। स्टीव बताते हैं कि मुझे उस टाइम नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है अपनी लाइफ में और उनका कॉलेज इस चीज़ में कोई भी मदद उनकी नहीं कर रहा था। स्टीव जॉब्स ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब वो कॉलेज से ड्रॉप आउट करने का फैसला कर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने बताया कि अब जब मैं बैठकर सोचता हूँ और समझता हूँ इन सारी चीज़ों को तो मुझे समझ आता है कि यार ये जो डिसीजन था ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। दोस्तों लेकिन अगर आप स्टीव जॉब्स की जगह होते और अपने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ रहे होते तो आपका फैसला क्या होता? क्या आप भी ड्रॉप आउट करने की सोचते या अपनी स्टडी को कंटिन्यू करके ही स्टडी में ही कुछ करने की सोचते? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। स्टीव ने कॉलेज ड्रॉप आउट के बाद कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और फिर उनकी नज़र पड़ती है कैलीग्राफी पे। कैलीग्राफी स्टीव जॉब्स को इतनी पसंद आती है कि वो इसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर देते हैं। स्टीव जॉब्स को उस टाइम पता नहीं था कि ये कैलीग्राफी की जो स्किल है ये इनकी लाइफ में कितनी काम आने वाली है और इसी स्किल्स की वजह से दोस्तों उन्होंने एप्पल के यूआई को दुनिया का सबसे बेस्ट यूज़र इंटरफेस बनाया था। और ये सारी चीज़ें सीखते हुए उनकी एक कंपनी में जॉब भी लग गई थी जहां पर ये अपने कुछ कलीग्स और दोस्तों के साथ इंडिया की ट्रिप का प्लान करते हैं। स्टीव बताते हैं कि जब वो ट्रिप पर इंडिया गए थे तो उन्होंने इंडिया के स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से सिंप्लिसिटी, फोकस, डिटैचमेंट और एम्पैथी जैसी चीज़ें सीखी जो आगे चलकर उनके बहुत काम आई। स्टीव जॉब्स जब अमेरिका वापस गए इंडिया से तो उन्होंने 20 साल की उम्र में अपने दोस्त स्टीव वॉज़नाइक के साथ उन्हीं के गैरेज में एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम रखा एप्पल। इन दोनों ने अपने पेरेंट्स के ही गैराज में एप्पल का पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था एप्पल वन। एप्पल वन को आप देख सकते हैं और आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो कहीं से कंप्यूटर लग नहीं रहा है। असल में ये पूरा कंप्यूटर नहीं था। यूज़र्स को इसमें एक डिस्प्ले ऐड करनी होती थी और काफ़ी टाइम इसमें एक कीबोर्ड भी ऐड करना होता था क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें पूरी कीज़ अवेलेबल नहीं थी। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इस वजह से इसकी सेल्स भी काफ़ी बेस्ट रही। सेल्स से आने वाले पैसे को इन्होंने इसके एप्पल वन के दूसरे वर्जन में इन्वेस्ट कर दिया जिसका नाम था एप्पल टू। और एप्पल टू ने पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया। इनके प्रोडक्ट्स की सेल्स इतनी अच्छी थी कि ये अपने 22nd बर्थडे आने से एक महीने पहले ही मिलियनर बन चुके थे। और दोस्तों कुछ साल के बाद ही इन्होंने अपनी बेस्ट क्रिएशन एप्पल का मैकिंटॉश लॉन्च किया जिसको आज हम
मैकबुक के नाम से जानते हैं। लेकिन स्टीव को यहीं रुकना नहीं था। स्टीव अब चाहते थे कि इससे कमाए हुए पैसे को हम इसके अपग्रेड वर्जन पे इन्वेस्ट करें और एप्पल मैकिंटॉश का दूसरा वर्जन निकालें। लेकिन वहीं एंट्री होती है जॉन स्कूली की। जॉन स्कूली को असल में स्टीव जॉब्स ने पेप्सी से हायर किया था और वो भी एप्पल में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर उस टाइम काम कर रहे थे। लेकिन स्कूली चाहते थे कि मैकिंटॉश की सेल्स पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि उसके अपग्रेड वर्जन पर। लेकिन स्टीव जॉब्स चाहते थे कि अपग्रेड वर्जन पर इन्वेस्ट करना चाहिए, सेल्स तो ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। और इस चीज़ को लेकर इन दोनों के बीच में काफ़ी बहस हुई और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी आखिरकार स्कूली का ही साथ दिया और इस वजह से स्टीव ने एप्पल कंपनी से रिजाइन दे दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि उनको निकाल दिया गया। स्टीव ने इस चीज़ को अपना बहुत बड़ा फेलियर माना और वो बहुत ज़्यादा निराश हुए, बहुत अपसेट रहा करते थे। और दोस्तों, अगर उस जगह आप होते, आप इतनी बड़ी कंपनी को इस्टेब्लिश करते और उसके बाद आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही आपको निकाल देते, तो कैसा लगता? और उस सिचुएशन में आपका डिसीजन क्या होता, ज़रा एक बार सोचिए और एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, अब दोबारा आते हैं स्टीव जॉब्स पर। स्टीव जॉब्स ने 2-3 दिन ही कुछ अपसेट रहे थे और फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि यार, जैसे मैंने एप्पल बनाई थी वैसे मैं और कंपनीज भी बना सकता हूँ। और यहीं से शुरुआत हुई 2 और बड़ी कंपनीज की, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। स्टीव जॉब्स ने उसके बाद एक कंपनी बनाई जिसका नाम था नेक्स्ट। नेक्स्ट जो थी वो एडवांस सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स को मैन्युफैक्चर करती थी, बनाती थी, जो कि ज़्यादातर स्कूल्स के लिए और कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ होते थे। नेक्स्ट अपनी फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में सामने आई और नेक्स्ट कंपनी का यहाँ तक कि अपना एक ओएस भी था, ऑपरेटिंग सिस्टम भी था, जिसका नाम था नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका यूज़र इंटरफेस जो है वो बिल्कुल विंडोज़ की तरह है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप का जो ओएस था उसका नाम तो चेंज हो गया है, लेकिन वो आज भी एप्पल के जो मैकबुक हैं उसमें काम कर रहा है। एप्पल का जो iOS है वो भी नेक्स्ट स्टेप से ही इंस्पायर्ड है और इसकी कहानी भी एक अलग ही है, वो भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरी जो इन्होंने कंपनी बनाई थी उसका नाम था पिक्सार। पिक्सार के बारे में आप जानते ही होंगे। पिक्सार जो थी, इसने दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड मूवी बनाई जिसका नाम है टॉय स्टोरी। टॉय स्टोरी आपने बचपन में ज़रूर देखी होगी, मैंने तो भाई बहुत बार देखी थी ये। टॉय स्टोरी के बाद इन्होंने काफ़ी बड़ी हिट पे हिट एनिमेटेड मूवीज़ बनाई और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे बेस्ट एनिमेटेड स्टूडियो भी बना। बाद में स्टीव जॉब ने पिक्सार को डिज्नी को सेल कर दिया था एक डील में, जिसमें $7.4 बिलियन में पिक्सार को डिज्नी ने खरीद लिया था। और अब पिक्सार डिज्नी के साथ ही काम कर रहा है और डिज्नी के साथ ही एनिमेटेड मूवीज़ बना रहा है। अगर स्टीव जॉब्स की इन 2 कंपनीज़ के बारे में आपको नहीं पता था तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब क्योंकि स्टीव जॉब्स एप्पल से चले गए थे, इस वजह से एप्पल में कुछ ज़्यादा इनोवेशन नहीं हो पा रहे थे और एप्पल डे बाय डे लॉस में होती जा रही थी और एप्पल कंप्यूटर्स की जगह लोग ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के विंडो कंप्यूटर्स यूज़ करने लगे थे। एप्पल में कुछ ज़्यादा इन्वेंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए एप्पल ने फैसला किया कि हम स्टीव जॉब्स की जो दूसरी कंपनी जिसका नाम नेक्स्ट है उसको परचेज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनके जो ओएस थे और उनका जो यूआई डिज़ाइन था, जो सॉफ्टवेयर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो 1996 में $400 मिलियन की डील हुई जहां पर एप्पल ने नेक्स्ट को एक्वायर कर लिया। अब एप्पल जो थी वो बैंकरप्ट होने से कुछ ही दिन दूर थी, इस वजह से उन्होंने स्टीव जॉब्स को दोबारा बुलाने का फैसला किया। स्टीव ने एप्पल में वापस आते ही सबसे पहला डिसीजन लिया, उनके जो कॉम्पिटिटर थे बिल गेट्स, जिनकी माइक्रोसॉफ्ट है, उनसे इन्वेस्टमेंट ली और उस इन्वेस्टमेंट को उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। और एप्पल में जो ज़्यादातर बेकार से प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उन सभी प्रोजेक्ट्स को उन्होंने टोटली बंद कर दिया ताकि वो अच्छे प्रोडक्ट्स पर फोकस कर सकें। स्टीव जॉब्स ने अब एप्पल कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी पर ध्यान देना शुरू किया और वो अब कस्टमर के माइंडसेट से सोचा करते थे। जब स्टीव जॉब्स आईफोन को लॉन्च करने वाले थे तो उससे काफ़ी दिन पहले ही उन्होंने आईफोन को अपनी जेब में रखना स्टार्ट कर दिया था और वो आईफोन को उसी पॉकेट में रखा करते थे जिसमें उनके घर की कीज थी। क्योंकि आईफोन की जो डिस्प्ले थी वो उस टाइम पर प्लास्टिक की हुआ करती थी, तो आईफोन पर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आने लगी, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स ने आईफोन का प्रोडक्शन उसी टाइम रुकवा दिया था। स्टीव जॉब्स ने प्रोडक्शन रुकवाया और कहा कि इसके जो डिस्प्ले है उस पर स्क्रैचेस आ रही हैं और ये स्क्रैचेस मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, इसमें हमें गिलास लगाना पड़ेगा।
कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि यार गिलास तो टूट जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा लगेगा तो गिलास ही, जो करना है वो कर लो। स्टीव ने इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और उनकी फिर मुलाकात हुई एक गिलास मैन्युफैक्चरर से, और उन्होंने स्टीव जॉब्स को सजेस्ट किया कि आप अपने फ़ोन्स में गोरिल्ला गिलास का यूज़ कीजिए, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहता है, आसानी से टूटता भी नहीं है और इस पर स्क्रैचेस भी बिल्कुल नहीं आएंगी। बस स्टीव ने वहीं से डिसीजन लिया कि एप्पल के जो आईफोन रहेंगे उन पर गोरिल्ला गिलास ही लगेगा, और फिर उन्होंने उस मैन्युफैक्चरर से बात की और उनसे गोरिल्ला गिलास बहुत हाई क्वालिटी के बनवा कर इन्होंने एप्पल के आईफोन्स पर लगा दिए। और इतनी अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी और यूआई डिज़ाइन होने की वजह से एप्पल जैसे ही लॉन्च होता है ये कुछ ही दिन में बहुत फेमस हो गया और काफ़ी लोगों को पसंद आया। और अक्टूबर 2011 में स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई थी, और जब तक उन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में लाकर खड़ा कर दिया था। और एप्पल इस टाइम दुनिया की कितनी बड़ी कंपनी है, इस चीज़ को आसान भाषा में समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम पर जो मुझे इंडिया की जीडीपी दिखाई दे रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है तकरीबन 3.94 ट्रिलियन डॉलर की। और दूसरी जगह ही आप एप्पल की नेटवर्थ देख सकते हैं। एप्पल की नेटवर्थ है टोटल 3.035 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि इंडिया की जीडीपी के बिल्कुल आसपास ही इसकी नेटवर्थ है। और एनालिस्ट का कहना है कि 2025 तक एप्पल की जो नेटवर्थ है वो 4 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी। इस टाइम पर एप्पल दुनिया की सबसे टॉप की कंपनीज है। ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, कभी अमेज़ॉन ऊपर आ जाती है या कभी सऊदी की अरामको ऊपर आ जाती है जब ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज की लिस्ट में ही बनी रहती है और सबसे टॉप पर ही बनी रहती है। दोस्तों, ये थी पूरी स्टोरी स्टीव जॉब्स की। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो में अगर कोई भी कमी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।